नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आरपीएससी के पुराने पेपर जो कि ग्रुप ए जीके का पेपर है, रिवाइज्ड पेपर, उस पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो पिछवाई जो चित्रकला है वो किस पर की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं चमड़ा, कागज, कपड़ा या फिर लकड़ी। जो पिछवाई चित्रकला है वो नाथ द्वारा में कपड़ों पर की जाती है, तो इसका ऑप्शन 3 कपड़ा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? जो मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना जो विवाह है ये किस जनजाति के? भील के, सहरिया के, घरासिया के या फिर मेड़ा के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घरासियों के। मोर बांधिया, पहरावना और ताना जो विवाह है वो घरासियों के प्रचलित है। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है? वैशाख महीने में मनाया जाता है या ज्येष्ठ में या आषाढ़ में? अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, लोक गायकी की 4 बेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? जो 4 बेद शैली है वो राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित है? टोंक में, जयपुर में, अलवर में या फिर बीकानेर में? तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोंक। टोंक के जो है नमदे भी फेमस है और जयपुर के जो है गलीचे फेमस है। बीकानेर में जो है बीकानेर की जेल की वीणा और फारसी शैली में, वीणा और फारसी डिज़ाइन में जो गलीचे तैयार किए जाते वो जो है बीकानेर जेल के प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोंक। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? ऑप्शन ए दे रखा है सुरजन चरित, 2 दे रखा है वीरमदेव सोनग्रारी बात या पद्मावत या फिर एकलिंग महात्म्य। जो सुरजन चरित है वो तो लिखा है चंद्रशेखर ने, जिसमें बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा के चरित्र का वर्णन हुआ है, तो सुरजन चरित्र तो हो जाएगा चंद्रशेखर का। पद्मावत जिसे लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, एकलिंग महात्म्य जिसे लिखा है कान्हा व्यास ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बीरमदेव सोनग्रारी बात, जो कि कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती। अगला प्रश्न है, बिसल देव रासों की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नरपति नाहल के द्वारा बिसल देव रासों की रचना की गई। चंद्रबरदा के द्वारा पृथ्वीराज रासों की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, दादूपंत की मुख्य गद्दी या गादी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है नरेना, सांबर या फिर डिडवाना। तो दादूपंत की जो मुख्य गद्दी वो नरेना में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा नरेना। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 155 और 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 नंबर दे रखा है वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी सही है। 7वें संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल जो है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, तो ये भी सही है। चौथा है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल
उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती हैं तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि सत्य नहीं। नवा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो अभी भी बताया ऑप्शन नंबर 2, 7वां संविधान संशोधन के तहत, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मंडल द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? एक दे रखा है राजवल्लभ, जो कि मंडल के द्वारा लिखी गई। रूपावतार भी मंडल ने लिखी। देवमूर्ति प्रकरण भी मंडल ने लिखी। वास्तुसार भी मंडल ने लिखी। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 चारों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? यानी कि श्री अशोक गहलोत जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अपना जो पद है वो किस तारीख को संभाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिसंबर 1, 1998 को। 12वां प्रश्न है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई? जो अनुसूचित जाति की महिला है वो है 8 और अनुसूचित जनजाति की जो महिला है वो है 3। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? तो ऑप्शन नंबर 4, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, जो कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है टिकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान, हीरालाल देवपुरा या फिर जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीरालाल देवपुरा, जो कि राजस्थान के सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजीव स्वरूप, जो कि सबसे छोटे कार्यकाल के लिए राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? ऑप्शन दे रखे हैं 22, 13, 25 या फिर 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 17। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था? तो इनमें से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज में संशोधन नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2002 के अंदर। 1999 में हुआ, 2000 में हुआ और 2004 में भी हुआ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर BL रावत, जो कि 1966 में आरपीएससी के अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन बी दे रखा है डॉक्टर दीनदयाल, जो कि 1985 में आरपीएससी के अध्यक्ष रहे। राम सिंह चौहान, जो कि 1979 से 1980 के मध्य आरपीएससी के अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है डॉक्टर SS टांक, जो कि 2004 के अंदर आरपीएससी के अध्यक्ष रहे थे। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ACBD, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विशेष संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के करियर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा डायल फ्यूचर। 21वां प्रश्न है, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12वां स्थान। अगला प्रश्न है, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की? तो निम्न में से किन जिलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 13.48 करोड़ स्वीकृत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नागौर, जैसलमेर और अलवर के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, दौसा, जोधपुर या फिर अजमेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दौसा के अंदर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल में 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 खेलों को। वो 7 खेल कौन कौन से थे? तो एक तो था कबड्डी, दूसरा टेनिस बॉल क्रिकेट, तीसरा वॉलीबॉल, चौथा खो खो, पांचवा एथलेटिक्स, छठा बास्केटबॉल और सातवां जो है फुटबॉल। ये 7 खेल थे जो 2023 में शामिल किए गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माउंट आबू के अंदर केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते? तो जो प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, शतरंज, निशानेबाजी या फिर तैराकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो कौन सी योजना है वो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, जो कि 14 जून 2023 को शुरू की गई, जिसके अंदर 25 से 60 वर्ष के श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती के दौरान 7 दिन तक आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनी एक दे रखा है गर्मियों में ध्रुवों की ओर और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। 2 दे रखा है गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर और सर्दियों में जो है ध्रुवों की ओर सरकती है। तीसरा देख रखा है कर्क रेखा की ओर सरकती है। चौथा दे रखा है मकर रेखा की ओर सरकती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 1, गर्मियों में तो ध्रुवों की ओर और सर्दियों में जो है विषुवत रेखा की ओर सरकती। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व जो है वो न्यूनतम रहा था? ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन या फिर सीरा लियोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
ऑस्ट्रेलिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो 2023 में सबसे न्यूनतम रहा था। अगला प्रश्न है, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं? एक दे रखा है प्रवास, युवा संस्कृति, वैश्विक नागरिकता या फिर वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, जो कि युवा जीवन पर वैश्वीकरण का कोई प्रभाव नहीं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखे महासागर और दूसरी तरफ दे रखे सीमावर्ती सागर, जो उनके सीमावर्ती सागर है। तो प्रशांत का दे रखा है कोरल सागर, हिंद का दे रखा है बंडा सागर, आर्कटिक का दे रखा है काला सागर और अटलांटिक या अंत का दे रखा है बेरिंग सागर। तो इनमें से कौन सा सही युग्म है? प्रशांत का जो है वो है कोरल सागर और जो आर्कटिक का है वो काला सागर। ये दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 ए और सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? रायलसीमा, सह्याद्री, विंध्यन या फिर सतपुड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा, जो कि नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, आर्द्र शीतोष्ण वन, नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गलत युग्म चुनिए। एक तरफ क्षेत्र दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है ऊर्जा संसाधन। नाहरकटिया, गैस, जरिया, कोयला, आलियाबेट, तेल और मोरान उगरीजन कोयला। ये जो मोरान उगरीजन है वो कोयले का नहीं बल्कि तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका जो गलत युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाकी तीनों बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है 37वां, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। जो मानसूनी वर्षा में जो क्षेत्रीय भिन्नता है वो किसमें सहायक? विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में या फिर सूखा शमन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए सहायक है। अगला है, कोंकण, कनारा और मलाबार उप प्रदेश पश्चिमी घाट के, पूर्वी तटीय मैदान के, गुजरात तटीय मैदान के या फिर पश्चिम तटीय मैदान के। कोंकण, कनारा और मालाबार जो है पश्चिमी तटीय मैदान के उप प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP दिया जाएगा? तो कौन सा वो बजट था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा संघीय बजट 2018 और 19 के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर्यात साख गारंटी निगम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही? कथन ए दे रखा है, वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना है। ये बिल्कुल सही है। कथन बी दे रखा है, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्यम पोर्टल, जो कि 1 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नर को, गवर्नर जनरल को, या फिर संघीय विधायिका को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गवर्नर जनरल। 44वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो वोट देने का अधिकार किनको दिया गया था? भारत के सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिकों को, केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो, या फिर केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करती हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल वे पुरुष जो कि निश्चित संपत्ति रखते थे और कुछ शैक्षिक योग्यता भी पूरी करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, या फिर कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए थे? सर्वसम्मति से, बहुमत से, या फिर सहमति और रजामंदी से, या फिर अल्पमत से? संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वो सहमति और रजामंदी से लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोलकनाथ मामला, जो कि 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के बीच हुआ था। केशवानंद भारती मामला है जो हुआ था 1973 में, जो कि भारतीय संविधान के मूल संरचना से जुड़ा हुआ था। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा वो भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 4। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन, या फिर वंशानुगत? तो भारत में जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता उनका चुनाव नहीं करती, बल्कि जो जनता के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रांतों की विधानसभा। अगला प्रश्न है, 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 397 स्थानों पर। अगला प्रश्न है, CII और FICCI क्या है? दबाव समूह, राजनीतिक दल, परमाणु संधि, या फिर आतंकवादी संगठन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दबाव समूह। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो कौन सा दिन था जिस दिन पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? KPS मेनन,
के.एम. पन्नीकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर के. नटवरसी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के.पी.एस. मेनन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? तो ऑप्शन दे रखे अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित या फिर एनी बेसेंट? तो सही उत्तर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री, जो कि लोकसभा का नेता होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि विकसित करता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, यह भी सही है। तो इसमें सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। दूसरा दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, तो सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी सही। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है तो सरल मार्ग प्रशस्त करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो 31 अगस्त 1989 को कौन से संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनियों के एकीकरण के संधि, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तिता को समझने लगता है? तो कौन सी वह अवस्था है जिसमें जो विद्यार्थी है वो वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तिता को समझने लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। एक दे रखा है दंड एवं आज्ञाकारिता, बी दे रखा है सामाजिक अनुबंध, सी दे रखा है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, डी दे रखा है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल सी जो है वो सही। अगला प्रश्न है, अतिक्रमणकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? विकास पूर्वानुमानित है, विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, या फिर विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं? तो इनमें से कौन सा सही है? विकास पूर्वानुमानित होता है, ये भी सही। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, ये गलत है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, यह गलत है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और डी सही है, बाकी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना पसंद करते हैं जो कि अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। तो इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? धारणात्मक, उत्पादन, अवधानात्मक या अभिप्रेरणात्मक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवधानात्मक। अगला प्रश्न है, अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है।
उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है, तो ये भी सही है। तो निर्मितवादी अधिगम के अनुसार ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? पहला दे रखा है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, तो बिल्कुल सही है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, ये भी सही है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है, तो ये भी सही है। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं? व्यक्तित्व आकलन के लिए कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण इसमें से नहीं? तो ऑप्शन नंबर 4 MMPI जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? प्रतिदमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या फिर उदात्तीकरण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिदमन। अगला प्रश्न दे रखा है जोड़ों को मिलाइए परीक्षण एवं उनके निर्माताओं के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है पास एलोग्न परीक्षण जो कि एलेक्जेंडर का है। संस्कृति मुक्त परीक्षण जो कि केटल का है, ऑप्शन नंबर 3 सही। सम्मिलन सिद्धांत जो कि जेजोंग का है और IQ जो कि टर्मन के द्वारा दिया गया है, तो इसमें से हो जाएगा ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापारी वो किसके अंतर्गत आते हैं? अंतर्मुखी, मध्यमुखी, उभयमुखी या फिर बहिर्मुखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों जो है वो बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड रखता है? अंतरा वैयक्तिक कौशल, शारीरिक क्रियात्मक कौशल या फिर अस्तित्व परक कौशल? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2 अंतरा वैयक्तिक संबंध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, सामाजिक या मानवतावादी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानवतावादी। एक विद्यार्थी एक कोर्स में परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है, यह किसका उदाहरण है? विद्यार्थी जो है अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, तो ये उदाहरण हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा का, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? एक दे रखा है समस्या अवलोकन परीक्षण, 2 दे रखा है सामान्य उपयोग परीक्षण, तीसरा दे रखा है परिणाम परीक्षण या फिर चौथा जिज्ञासा परीक्षण? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो है सामान्य उपयोग परीक्षण जो कि इनका उप परीक्षण नहीं। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, उन्हें उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं की याद दिलाना, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है।
अभिवृद्धि का यह घटक है मूल्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर व्यवहारात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। एक दे रखा है सामाजिक, दूसरा दे रखा है अंतर्निर्भर, तीसरा दे रखा है स्वतंत्र या फिर चौथा आश्रित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्र। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि वैयक्तिक भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+-16 की सीमा के बीच में पाए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 68.26% लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो सबसे पहले आ जाएगा हनुमानगढ़, उसके बाद जयपुर, फिर बूंदी और फिर बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से कौन सी नदियाँ उद्गमित होती हैं इनमें से। एक तो है काले सिंध और एक है पार्वती। तो ऑप्शन नंबर 1, ए और सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शुष्क सागवान वन, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माही नदी के कारण जो है वागड़ क्षेत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई। ऑप्शन दे रखे हैं जैसलमेर, अलवर, जयपुर या फिर कोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अलवर के अंदर। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थिति। हाईटेक ग्लास जो कि धौलपुर में, सफ़ेद सीमेंट निम्बाड़ा में, टायर ट्यूब अलवर में या पॉलीमर शाहपुरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सफ़ेद सीमेंट, जो कि निम्बाड़ा में नहीं है। अगला प्रश्न है, गलत युग्म चुनिए। पहला है सलीम सिंह जी की हवेली, जो कि जैसलमेर में है, सही है। जसवंतड़ा जोधपुर में है, अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में नहीं है और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि बांसवाड़ा में है, सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेरी तथा लोही नस्लें हैं। खेरी और लोही किसकी नस्लें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खेरी जो है भेड़ की और लोही जो है बकरी की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है। ग्वालियर, जोधपुर, उज्जैन या फिर कन्नौज के अभिलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर के अभिलेख में जो है प्रतिहारों को लक्ष्मण से उद्भूत हुआ माना गया है। अगला प्रश्न है, ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था। ऑप्शन दे रखे हैं पृथ्वीराज फर्स्ट, अर्णोराज, जगदेव या फिर विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि था। अगला प्रश्न है,
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, तो कौन था वो? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है उल्गू खां, दूसरा है जलाल खां, तीसरा है नुसरत खां या फिर चौथा मोहम्मद खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नुसरत खां, जो कि रणथंभौर की किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा? तो इनमें से वो कौन था जिसने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल कादिर बदायूनी ने। कर्नल जेम्स स्टोर ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेजर सावर्स। कर्नल ईडन जो कि जयपुर का था, मॉरिसन जो है भरतपुर का था और मैकमोसन जो है जोधपुर का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बेराट या फिर कालीबंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेराट खेलूक। अगला प्रश्न है, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? समसभा, आर्य समाज, इंडियन एसोसिएशन या फिर महाजन सभा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्य समाज से। अगला प्रश्न है, 1911 तथा 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेड़सा। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था? ऑप्शन दे रखे 15 मई 1949, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या फिर 30 मार्च 1949। जो मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान का आपस में विलय हुआ था वो हुआ था 15 मई 1949 को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 18 मार्च 1948 जो कि राजस्थान में प्रथम चरण था राजस्थान के एकीकरण का, जिसमें मत्स्य संघ बना था। 18 अप्रैल 1948 जो कि तृतीय चरण था, जिसमें संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। और 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान बना था, जो कि चौथा चरण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं अलवर का बाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तवनगढ़ दुर्ग या फिर सिवाना दुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शेरगढ़ दुर्ग, जो कि 12 में ही। अगला प्रश्न है, लोक देवता हरबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? साबला में, सामलिया में, कोल्लू में या फिर बेंगटी में? तो लोक देवता हरबू जी का जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी में ही। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्वा, शिवकरण थानवी, गोपाल लाल पुरोहित या फिर तारक प्रसाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाल मुकुंद बिस्वा। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए पेपर के साथ। धन्यवाद।